सिटीजनशिप ली गई है ना। कहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं सिटीजनशिप को? सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं? पार्ट 2 में। संविधान के कौन से में? पार्ट 2 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 to 11 में जो है हम क्या पढ़ते हैं? सिटीजनशिप देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? इसको अडॉप्ट किया हमने कहाँ से? ब्रिटेन से, राइट, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। अच्छा ये बताइए मुझे, सिटीजनशिप एक्ट कब लाया गया था? 1955। नागरिकता अधिनियम कब? 1955 में हम क्या लेके आए थे? नागरिकता अधिनियम, और उसके द्वारा जो है क्या है, कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं। चलिए लिखा 1955 क्या है? 1955, ठीक। चलिए लिखेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो संविधान जब लागू हुआ था उस समय क्या है, नागरिकता संबंधी जो भी क्या होते थे, प्रोविजंस होते थे, वो किस में हमारे? आर्टिकल 5 में है, संविधान के अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 लिखिए आप। हाँ लिखिए, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, सिटीजनशिप प्रोविजन लिखिए, सिटीजनशिप प्रोविजन एट द commencement of the constitution, commencement of the constitution। क्या कहा आर्टिकल 5 ने हमसे कि जब संविधान लागू होगा तो उस समय जो भी उसमें प्रोविजन रहेंगे। कब लागू हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन? 20 संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, उस समय जो भी प्रोविजन रहेंगे, कैसे नागरिकता को मतलब कि शामिल करना है, उसमें क्या क्या चीजें मतलब सुधार करना है, ये जो भी प्रोविजन रहेंगे वो हमारे आर्टिकल 5 में थे, ठीक है ना। अगला था आर्टिकल 6। हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 6 था कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रोविजन रहेंगे। कहां से? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो आर्टिकल 6 लिखिए, आर्टिकल 6 लिखेंगे, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। सिटीजनशिप प्रोविजंस फॉर पर्सन who migrated from Pakistan to India, citizenship provision for person who migrated from Pakistan to India, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता संबंधी जो प्रोविजन होगा वो किसमें होगा? who migrated from Pakistan to India, मतलब जो पाकिस्तान से कहाँ है, भारत आए, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें रहेगा? 5 में। आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता संबंधी प्रोविजन रहेंगे, मतलब प्रावधान रहेगा, है ना।
प्रावधान रहेगा, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें रहेंगे? आर्टिकल 6 में रहेंगे। अगला लिखेंगे नेक्स्ट हम आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए, कहां से? भारत से पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से पुनः कहां आ गए? भारत आ गए, तो उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है कहां पे? देखो इंडिया से कहां गए? इंडिया से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर आ गए कहां पे? इंडिया। इनके लिए जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो किसमें है? 7 में है। तो इसको लिखेंगे भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान, व्यक्तियों के लिए पुनः भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। citizenship provision for person who migrated from India to Pakistan, who migrated from India to Pakistan and later returned to India ठीक है। मतलब कि हमने 5 में क्या पढ़ा कि इसमें नागरिकता संबंधी प्रोविजन होंगे, प्रावधान होंगे, राइट। 6 में हमने पढ़ा कि जो पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्ति उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान होंगे। 7 में हमने पढ़ा आर्टिकल 7 में कि इंडिया से पाकिस्तान गए, है ना, पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान में फिर मन नहीं लगा तो कहां है? फिर हम इंडिया तो दोबारा लौट आए, तो उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान रहेंगे, राइट। अगला है आर्टिकल 8। अब कौन बचा जिसको नागरिकता संबंधी प्रावधान देना है? तो आर्टिकल 8 में लिखिए किनको देंगे? जो भारत से बाहर रह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी जो प्रोविजन रहेंगे, वो सिटीजनशिप संबंधी प्रोविजन रहेंगे, वो किसमें रहेंगे? आर्टिकल 8 में। तो लिखिए भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। लिखिए सिटीजनशिप प्रोविजन फॉर पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब जो भारत से बाहर रह रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रोविजन किसमें होगा? हमारे आर्टिकल 8 में। ठीक है। अब हमने क्या है, सबको नागरिकता तो दे दी, अब नागरिकता का कुछ तो होगा कि नागरिकता को हम त्याग कैसे सकते हैं या परित्याग क्या होगा। तो हमारा क्या है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बताता है नागरिकता का परित्याग। आर्टिकल 9 क्या है? देखो नागरिकता का परित्याग। आर्टिकल 9 नागरिकता का परित्याग, रिनंशिएशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 क्या कहता है? रिनंशिएशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता का आप त्याग कैसे सकते हैं, है ना, नागरिकता को कैसे त्याग कर सकते हैं। तो नागरिकता के त्याग से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे, जो भी वो होंगे, वो किसमें? आपके आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल, हाँ बताइए क्या होगा पीछे? लिख लिया? नागरिकता का परित्याग किसमें है? आर्टिकल 9 में। चलिए अगला लिखेंगे आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10। अब नागरिकता का परित्याग कर दिया लेकिन फिर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना, इतने अच्छे देश की, भारत देश की बताओ नागरिकता छोड़ दी, थोड़ा सा गिल्ट हुआ। तो फिर क्या किया कि नहीं, नागरिकता क्या 10 में हमने दे दी कि नागरिकता को फिर से क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो नागरिकता को फिर क्या है? फिर से कंटिन्यू करना है। तो आर्टिकल 10 में है, तो देखो नागरिकता की निरंतरता संबंधी प्रावधान, नागरिकता की निरंतरता संबंधी प्रावधान। नागरिकता की निरंतरता संबंधी जो भी क्या रहेंगे प्रावधान रहेंगे, वो किसमें रहेंगे? आर्टिकल 10 में रहेंगे, अनुच्छेद 10 में रहेंगे। तो लिखो प्रोविजन रिलेटिंग टू
द प्रोविजन रिलेटिंग टू द provisions relating to the continuance of citizenship, continuance of citizenship मतलब नागरिकता की क्या है निरंतरता, मतलब नागरिकता को कंटिन्यू करना। ये किसमें है नागरिकता की निरंतरता? 10 में। 9 में क्या है नागरिकता का त्याग, मतलब कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप संबंधी जो भी प्रोविजन है। हमारा 7 क्या कहता है कि इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया है, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। 6 क्या है पाकिस्तान से कहां है भारत जो है उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान। 5 क्या कहता है 5 में नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है 5 में क्या है नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगला देखेंगे हम, अगला कौन सा बचता है हमारा आर्टिकल 11। तो इसमें क्या बताया गया कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रोविजन होंगे, नियम कानून होंगे, उनकी जो पावर होगी, उन पे जो भी पावर होगी नियम कानून बनाने की किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। तो संसद की शक्ति जो है हमारी किसमें है? आर्टिकल 11 में। तो लिखेंगे हाँ लिखिए नागरिकता संबंधी नियम बनाने की संसद की शक्ति। नागरिकता संबंधी नियम बनाने की संसद की शक्ति। नागरिकता संबंधी नियम बनाने की संसद की शक्ति किसमें देखते हैं हम? आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज। लिख लिया? हाँ लिखिए इंग्लिश में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज relating to citizenship मतलब पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि नागरिकता संबंधी जो भी क्या बनाएंगे, वो नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, राइट। अगला देखेंगे हम। अच्छा पहली बात तो ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नागरिकता किस मतलब कि उसका विषय है, स्टेट लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का है, कंकरेंट लिस्ट का है। तो जो नागरिकता है सिटीजनशिप है वो किसका है? यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नागरिकता को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। प्राप्त करने के क्या क्या होंगे, जैसे कि बाय बर्थ मिल सकता है आपको नागरिकता, जन्म लिया हो आपने, फिर आपके वंश के आधार पे मिल सकता है, जैसे कि आपका कोई भी माता या पिता कोई भी कहां से भारत से रिलेटेड हो और फिर आप क्या है भारत से बाहर रह रहे हो, तब भी आपको नागरिकता मिल सकती है। और नेचुरल तरीके से भी मिल सकती है, प्राकृतिक तरीके से, है ना। कैसे? अगर आप 10 से 14 साल जो है यहाँ पे रहेंगे तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और क्या आधार हो सकता है कि पंजीकरण करवा के, रजिस्ट्रेशन करवा के भी अगर आप यहाँ रहते हैं तो 7 साल में क्या है नागरिकता आपको मिल सकती है, ये आधार है। और नागरिकता जो है कैसे मतलब नागरिकता छोड़ सकते हैं या कैसे आपको बर्खास्त किया जा सकता है? तो देखो सबसे पहले तो आप अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग दें। दूसरा, अगर कहीं पे आपने और देश की नागरिकता ले ली, जैसे अगर मैंने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो मेरी यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और फिर एक क्या है कि आप सरकार आपको नागरिक मानने से इनकार कर दे, सरकार वंचित कर दे, ठीक है, ये होते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक हो गया कौन सा कंप्लीट? नागरिकता, सिटीजनशिप। अगली हेडिंग बनाएंगे आप डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा? नहीं वो 7 साल क्या बताया था? 7 साल रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं 7 साल, और अगर जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 साल हो जाएगा, और प्राकृतिक तरीके से देखेंगे मतलब 14 साल से यहाँ पे रह रहा हो उसको भी नागरिकता मिल सकती है ना। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के हटा दो, क्या है, क्या देखेंगे हम? राज्य के क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? इन्हीं को बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हेडिंग बनाएंगे आप, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिख लिया, है ना। अब देखिए डीपीएसपी होते क्या? पहली बात तो हम इसमें कुछ और ना समझ के
बहुत सिंपल सा है कि आप डीपीएसपी को समझे होता क्या है। फंडामेंटल राइट में क्या देखा था हमने, फंडामेंटल राइट किसको मिलते हैं, हमको मिलते हैं, आपको मिलते हैं, सबको मिलते हैं, है ना। ये होते हैं आपके फंडामेंटल राइट। अगर उनका उल्लंघन होता है हमारे फंडामेंटल राइट का तो हम क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अब देखिए डीपीएसपी क्या होते हैं, डीपीएसपी अगर सिंपल वर्ड में बहुत अच्छे से बताऊं तो ये होता है डीपीएसपी टू डू लिस्ट होती है सरकार की। डीपीएसपी बता टू डू लिस्ट मतलब कि क्या करना है, जैसे आप बना लेते हैं आपकी लिस्ट क्या कि नहीं सुबह 5 बजे उठना है ना, फिर ये करना है, मतलब कि सांस अगर आपने 2 सांस एक्स्ट्रा भी ले ली ना तो फिर मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ बना लेते हैं ना शेड्यूल, है ना। तो ये टू डू लिस्ट होती है कि जैसे कोई भी नई सरकार जब चुन के आती है तो वो मतलब कैसे ये तय करेंगे कि हमको क्या काम करना है, किन क्षेत्र में कितना काम करना है। तो आर्टिकल जो है सॉरी डीपीएसपी बताता है राज्य को, राज्य के लिए डीपीएसपी क्या है, नीति सॉरी टू डू लिस्ट है कि राज्य के सामने ये टॉपिक होती है, इन पे आपको बनाना होता है। जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर क्या करना, आपको बेहतर सुविधाएं देना, महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं देना, और जो ऊंच नीच है मतलब कि एक वर्ग को आप मतलब अलग वो मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो उसको भी क्या है आपको बराबर करना। लेकिन ये आपका क्या है कर्तव्य है। अगर राज्य की इतनी क्षमता है तो वो कर सकती है, नहीं तो अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप कहाँ न्यायालय जा सको। समझ में आया, ये टू डू लिस्ट है। जैसे आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हो तो ऐसा है कि नहीं आप केस कर लो या कुछ भी कर ले। जैसे हमारे पास है एनवायरनमेंट की क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में आज बहुत पॉल्यूशन है, क्या किसी ने कोई केस किया? राज्य की अगर क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य की क्षमता है तो वो दे सकता है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे इनको कहाँ पे रखा था हमने, इसी में रखा था। पहले ये इसी में थे, बाद में जब राज्य की क्षमता अच्छी हो गई या राज्य अपने सक्षम हो गई तो उसने क्या कर दिया, उसको फंडामेंटल राइट में ऐड करवा दिया। कौन से संविधान संशोधन से किया था हमने? शिक्षा का अधिकार 21A में तो है, आर्टिकल 21A में है, लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 21A में? 86 है ना, 86 में संविधान संशोधन द्वारा हमने अब इसको क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। मतलब अब आपको देनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप नहीं देते तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और डीपीएसपी में अगर जो भी मतलब दिया हुआ है हम देखेंगे, अगर वो नहीं करते, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं भी करते तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। डीपीएसपी क्या बनाते हैं, जैसे अगर आप चुन के आए हैं सरकार में तो वो आपके सामने ये पूरा वो रहता है कि आपको क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम करना है ना। जैसे आप भी जब भी कोई नियम कानून बनाते पढ़ते हैं तो नहीं हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। ऐसे क्या है आपके डीपीएसपी है, ये राज्य को दिए जाते हैं, क्या है, राज्य को दिए जाते हैं और मौलिक अधिकार हमें दिए जाते हैं। समझ में आया, है ना। डीपीएसपी का काम क्या है, सिर्फ कि जो डीपीएसपी में उल्लेख रहेगा उनके बारे में क्या नियम कानून बनाना, किस आधार पे क्या काम करना है, किन क्षेत्र में क्या क्या काम करना है, किन वर्गों को उठाना है, किन को क्या करना है, सारे सारे अगर हम देखेंगे तो इसमें नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे। क्लियर, चलिए। तो लेकिन सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो डीपीएसपी जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये कहाँ पे इनका हमें उल्लेख मिलता है, तो इधर देखिए इनका हम पढ़ते हैं कहाँ पे, पार्ट या भाग 4 में जो है इनके बारे में हम देखते हैं, भाग 4 में इनके बारे में देखते हैं, है ना। भाग किसमें, 4 में। और कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, तो अगर बात करें तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं हम आर्टिकल 36 से 51 तक में जो है हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। अब रही बात जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है ना। डीपीएसपी को हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो इनको किया है हमने कहां से, आयरिश संविधान से, मतलब कि आयरलैंड के संविधान से हमने इसको क्या है अडॉप्ट किया है। कहां से किया है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। क्या ये न्याय उचित है, मतलब कि क्या इनको लेके आप न्यायालय जा सकते हो, तो न्यायालय हम क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते। न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है राज्य की क्षमता के अनुसार। ये किस पे डिपेंड करता है, राज्य की क्षमता के अनुसार, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। किस पे डिपेंड करता है, जो राज्य है, राज्य की क्षमता के अनुसार निर्भर करता है। राज्य की क्षमता पर क्या है, निर्भर करता है कि राज्य की क्या है, सरकार की जो भी है स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग नियम कानून बनेंगे, है ना। ये सब क्या है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो लिखो, हम लिखेंगे पहले ही आपका इतना बनाए और लिखना स्टार्ट करें।
बना लिए? अगर आपसे कोई कहे तो सीधी बात है, आप क्या बताएंगे? डीपीएसपी क्या होते हैं कि राज्य के मतलब कि राज्य को दिए जाते हैं, राज्य के पास क्या होता है जब भी कोई सरकार चुन के आती है कुछ भी, तो उनके पास एक टू डू लिस्ट होती है जो राज्य को करने होते हैं, जिससे क्या हो सके, एक कल्याणकारी राज्य विकसित हो सके, है ना। अगर हम इन क्षेत्र में काम करेंगे तो क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। जैसे कि अगर आपने एक शेड्यूल बनाया है, अगर आप उस पर काम करोगे तो आपका विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। ऐसे ही ये इसका वो होता है। चलो लिखो, सबसे पहला लिखेंगे हम, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन राज्य अपनी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन राज्य अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, क्रियान्वयन राज्य अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। लेकिन these cannot be enforced, these cannot be enforced, these cannot be enforced by courts, by courts, by courts, by courts. This means by courts, this means that the state implement the directed principles, this means that the state implements the directed principles according to its capacity, according to its capacity, according to its capacity and power, capacity and power, they do not have, इसी के आगे लिखेंगे, they do not have constitutional enforce ability, constitutional enforce ability, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इनफोर्स एबिलिटी, अभी हमने देखा था कि राज्य क्या है, राज्य को दिए जाते हैं उनकी शक्ति के अनुसार ये क्या किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, ये हमने देख लिया था। चलो अगला है, इनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो क्या करना, राज्य का एक क्या, राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, इनका उद्देश्य क्या है, तो लिखिए, उद्देश्य लिखिए, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह देश में वास्तविक रूप में, यह देश में वास्तविक रूप में, यह देश में वास्तविक रूप में सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। यह देश में वास्तविक रूप में सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। Their objective is to establish a welfare state. क्या करते हैं, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। Their objective is to establish a welfare state, establish a welfare state, welfare state. They help in
establishing they help in establishing social and economic democracy in the country in a real sense. In the country in a real sense. In the country in a real sense. ठीक है, ये हो गया आपके नीति निर्देशक तत्व की कुछ जो है डेफिनेशन, ताकि आप जब भी इसको पढ़ो समझ सको। नीति निर्देशक तत्व को आपको जब भी पढ़ना है, एक चीज आपको बहुत क्लियर रखना माइंड में कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, राज्य को दिए जाते हैं और राज्य की क्या है, उनको जिम्मेदारी होती है उनको करने की। अगर उसकी क्षमता नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप उसको फोर्स कर सकते हो। मतलब कि अगर जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि राज्य कुछ और काम कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं और आपको इस चीज को बताना है कि राज्य का काम क्या है और राज्य कर क्या रहा है, गवर्नमेंट का काम क्या है, ये आपको पता है कि हम इसमें अभी पढ़ेंगे, है ना। ये गवर्नमेंट के काम है, इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए, है ना। चलिए अब लिखेंगे आर्टिकल 36। पहला आएगा हमारा आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ब्रैकेट में लिखना है ना आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 12 में भी क्या है, यही है, तो आर्टिकल 36 भी वही है। क्या है, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग ही हमने क्या है इसमें 36 में दी है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। किसमें है, आर्टिकल 36 में, मतलब 12 के अकॉर्डिंग है इसमें 36 में ना। चलिए अगला लिखेंगे आर्टिकल 37। तो लिखो आर्टिकल 37, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। हाँ आगे लिखिए इसी के, और ना ही न्यायालय द्वारा लागू किया गया है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और ना ही न्यायालय द्वारा लागू किया गया है, और ना ही न्यायालय द्वारा लागू किया गया है, लागू किया, और ना ही सरकार इन्हें लागू करने हेतु, ना ही सरकार इन्हें लागू करने हेतु बाध्य है। बाध्य मतलब मजबूर है ना, मजबूर है या फिर बाध्य है, ठीक है। हाँ लिखेंगे आर्टिकल 37, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इनफोर्सेबल। द डायरेक्टिव principles are not enforceable by courts, enforceable by courts, enforceable by courts. They cannot be implemented, they cannot be implemented, they cannot be implemented by courts. They cannot be implemented by courts, and the government is and the government is not legally bound, not legally bound to enforce them, bound to enforce them, bound to enforce them.
क्या मतलब है? न्यायालय मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको लेके कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, ना ही ये मतलब न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं और ना ही सरकार इनको लागू करने के लिए क्या है बाध्य है। आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब फोर्स नहीं कर सकते, नहीं आपको करना ही होगा। ये क्या है राज्य की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है, देखो, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। व्यवस्था लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व आर्थिक न्याय मिल सके। जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। देखेंगे आर्टिकल 38, द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by establishing a social system in which citizens can get social system in which citizen can get social, economic and क्या लिखा है आपने? in which citizen can get social, economic and political justice. ठीक है। राज्य का क्या कर्तव्य है कि उसको क्या करना है कि मतलब ऐसा समाज बनाना है या फिर क्या करना है कि उनको सबको क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबर मिल सके, है ना। ये राज्य की क्या है जिम्मेदारी है, ठीक है। आर्टिकल क्या है 38। अगला देखो आर्टिकल 38 का सब क्लॉज ए। आर्टिकल 38 का सब क्लॉज ए लिखेंगे हम। राज्य विशेष रूप से, आर्टिकल 38 का सब क्लॉज है, राज्य विशेष रूप से ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर। राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने, राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ये कौन सा कहता है हमारा आर्टिकल 38 का सब क्लॉज ए कहता है। ब्रैकेट में कैसे लिखा है आपने? प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के साथ दो वर्ड और लिखे हैं, प्रतिष्ठा और एक और क्या, सुविधा और अवसर के, है ना। अब इंग्लिश में और लिखिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, द स्टेट शैल मेक स्पेशल efforts to reduce inequalities in status, inequalities किसमें? in status, facilities and opportunities। हाँ, क्या समस्या हो गई?
देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा 38 का आर्टिकल ए कह रहा है कि राज्य की क्या है ये जिम्मेदारी होगी कि राज्य क्या करे कि मतलब कि जो भी क्या है कुछ बनाए तो ऐसे बनाए कि किसी में असमानता ना आए। जैसे प्रतिष्ठा की स्टेटस का आता है बहुत सारा है ना, कुछ किसी को हम मतलब स्पेशल कह देते हैं, कुछ सुविधाएं दे देते हैं, तो ऐसा ना हो, सबको क्या है इक्वल, सबको क्या है बराबर समझा जाए और उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाए है ना। जो इनइक्वालिटी है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, मतलब खत्म करने की कोशिश की जाए। और वो करते भी हैं, कहीं भी जब सरकार बनती है तो वो क्या करती है, इसको कम करने की कोशिश करती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारी काम वो करती है। तो जो इनइक्वालिटी है समाज में वो क्या हो सके, कम हो सके। ये किसमें, आर्टिकल 38 का ए। अगला लिखेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 है आर्थिक न्याय का। देखो आर्टिकल आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख, ये किसमें हमारा आर्टिकल 39 लिखेंगे। इट मेंशंस द प्रिंसिपल फॉर, इट मेंस आर्टिकल 39 इट मेंशन द प्रिंसिपल्स फॉर, the principles for securing economic justice, securing economic justice, मतलब कि आर्थिक न्याय क्या हो, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के क्या है सिद्धांत का उल्लेख अगर कहिए तो कहां पे, आर्टिकल 39, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसमें आपका आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट लिखेंगे हम आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए लिखेंगे। नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करें। सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करें। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करें। आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए क्या 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए कि सभी नागरिक जो है, जितने भी सिटीजन है, उनको क्या करना है, जीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। जैसे अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार आपकी जिम्मेदारी है ना। ऐसा नहीं है कि जो भी अगर स्थिति देश में बिगड़ी है तो उसको सुधारा जाए, जिससे क्या है आपकी जीविका सही से चल सके। और आपको क्या है सिविल जो वो मिलते हैं ना, जैसे कि अगर आपको मतलब न्याय जो है वो फ्री मिले, न्याय क्या है फ्री में मिले। जैसे अगर आपके पास वकील करने की क्षमता नहीं है तो वो क्या मिल सके आपको, फ्री में मिलते हैं ना ये। तो ये क्या है आपका 39 का ए, मतलब विधिक सहायता जैसे आपको क्या है ये फ्री मिलती है। इंग्लिश बोल लिखिए इसको पहले, इंग्लिश में लिखिए। it provides that all citizens shall have, it provides that all citizens shall have adequate means of livelihood on an equal basis and the right to free legal aid है ना। ये किसमें आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए कहता है। क्या कहता है ये आपके कि जीविका को आपको क्या है, जीविका के मतलब लाइवलीहुड के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए है ना। जैसे कि अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार सरकार की जिम्मेदारी है करवाए है ना।
देश की स्थिति ठीक नहीं है या फिर बहुत सारे क्या है जीविका क्या है खराब चल रही है किसी वर्ग की, तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये कौन सा कहता है आपका आर्टिकल 39 का सब क्लॉज है। नेक्स्ट लिखेंगे आप आर्टिकल 39 का डी, आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल, इसमें आपको 1-2 स्टार लगा लो, लिखो। अब देखो क्या है कि इनइक्वालिटी है, अगर उसको कम करना है तो क्या किया जाएगा, जैसे एक बार क्या पुरुष के पास क्या है थोड़ी सी मतलब कि अगर फिजिकल उसकी स्ट्रेंथ देखे तो ठीक है, मतलब कि महिलाओं की अपेक्षा है ना, तो वो क्या है थोड़ा सा मजबूत है क्योंकि बहुत टाइम से वो बाहर ही काम करते आ रहा है, तो वो उस हिसाब से उसकी बॉडी हो गई है। तो क्या किया गया हमने आर्टिकल 39 का डी जो आया है उसमें क्या किया, का क्या है डी, ये देख रहे हैं। तो इन्होंने किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किसमें है हमारा आर्टिकल 39 का डी में, तो लिखेंगे इसको, हाँ लिखिए आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी लिखो, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। Article 39D, men and women shall be given, men and women shall be given, men and women shall be given equal pay for equal work, equal pay for equal work, मतलब कि इक्वल पे मिलेगा इक्वल काम के लिए, मतलब समान कार्य के लिए समान क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। ये कौन सा कहता है आपका आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी, इस पे स्टार जरूर लगा लेना, ये पूछता है क्वेश्चन है ना, ये पूछता है। बाकी जो हमने अभी जितने आर्टिकल पढ़े शायद ना पूछे, 39 से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगला वाला लिख रहे हैं वो और जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 क्या है, देखो आर्टिकल 39 का डी क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन है आपका किसमें, आर्टिकल 39 का डी, पुरुष या महिला को। फिर अगला है हमारा कौन सा आर्टिकल 40। देखिए ये क्या कहता है, आर्टिकल 40 की बात करें तो ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये क्या किस पे चलता है, आर्टिकल 40 महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन पे है ना। तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राम पंचायतों का गठन किसमें, आर्टिकल आर्टिकल 40 में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत। ग्राम पंचायत किसमें आपकी 40 में। अगर आप कहीं गांव से निवास करते तो आपने देखा होगा वहां पे क्या है, हर एक 2-3 गांव में या 1000 से ज्यादा जनसंख्या होती है, एक ग्राम पंचायत बना देते हैं, राइट, ताकि क्या है गांव का विकास ठीक से हो सके। अगर आप सोचे कि ग्राम पंचायत क्यों बनाई जाती है, तो आप सोचो कि अगर एक किसी व्यक्ति को जैसे कि चुनते हो जो वहां से बिलोंग ही नहीं करता, तो उसको क्या पता रहेगा कि नहीं ये वाला नल खराब है कि वो वाला नल खराब है, यहाँ पे सड़क नहीं है कि वहां पे नहीं है। तो एक ग्राम पंचायत के कोई व्यक्ति को चुना जाता है जिसको हर मतलब उसकी पंचायत की सब जानकारी होती है, राइट है ना। इसलिए हमने क्या किया, इसको चुना, और बहुत सारे नियम कानून इसको मतलब बहुत सारे पावर इसको दी गई है, बहुत सारी पावर इनके पास है, किसके पास, ग्राम पंचायत के पास। तो 40 में क्या है आपका ग्राम पंचायत का गठन। 39 के सर्कुलर डी में क्या है, समान इक्वल पे, मतलब इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, मेन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम आर्टिकल 41। अब क्या हमारे देश में सारे के सारे लोगों के लिए ऐसा ही होगा, कुछ तो स्थितियां किसी की स्थिति भी खराब होगी, जैसे कि कोई हैंडीकैप होगा है ना, किसी की एज ज्यादा हो गई होगी है ना, कोई मतलब कि जो वृद्ध होंगे मतलब काफी एज हो गई होगी, तो क्या उनको भी ऐसा ही होगा कि हमारे जैसे मैं काम कर रहा हूँ इतना ही उनको मिल रहा है, इतना ही उनको मिलेगा। थोड़ा उनको कुछ दशाओं में क्या किया जाएगी, उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए उनको कुछ वो देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये देते हैं हम, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको क्या देते हैं, पेंशन देते हैं है ना। और फिर उसके बाद अगर कोई हैंडीकैप है तो उनके लिए भी क्या है, थोड़ी सी हम सहायता कर देते हैं, राज्य की ओर से सहायता कर देता है, या फिर आरक्षण उनके लिए अलग से ले आते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बाकी सामान्य लोगों की तरह नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है उनके लिए
थोड़ा सा क्या किया जाता है, उनको सहयोग दिया जाता है सरकार की ओर से। चलिए इसको लिखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में आर्टिकल क्या है 42, कुछ आर्टिकल क्या है 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा व क्या लोक सहायता, लोक सहायता पाने का आपके पास क्या है अधिकार है। ये कौन सा कहता है आपका आर्टिकल 41। लिखिए राइट, द राइट टू बर्थ, द राइट टू बर्थ, द राइट टू बर्थ कॉमा एजुकेशन, द राइट टू बर्थ कॉमा एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, and public assistance in certain cases, in certain cases। ठीक है, कौन से केसेस होंगे, जैसे कोई अपाहिज है ना, वृद्ध है, या मतलब कि बीमार है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या दिए जाएंगे आपको, स्पेशल क्या है वो बना दी जाती है, मतलब कि इनकी सहायता कर दी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे एजुकेशन एंड पब्लिक, क्या लिखा है लिखो, पूरा लिखो। क्या लिखा है, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। चलिए लिखिए आर्टिकल 42। अब क्या कर दिया हमने, देखो आर्टिकल 41 में क्या कर दिया कि सबको हमने क्या दिए कि अगर जिसकी स्थिति ठीक नहीं है उसको हम बेहतर करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन दे देंगे। अब अगर जिसकी स्थिति ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल आपका कौन सा आ जाएगा 42। इसमें क्या बताएगा, इसमें ये बताएगा अगर काम की कोई भी काम करते हो तो काम करने के साथ आपको ये भी किया जाएगा कि ऐसी जगह काम दिया जाएगा जहाँ पे क्या है आपको मतलब सुरक्षा महसूस हो। ऐसा ना हो ऐसे कि जोखिम भरी जगह पे आपको क्या नहीं करवाया जाएगा, कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। राइट, कि नहीं ऐसा है कि चलो कुंभा से लटका दो, काम करवा रहे हैं, पुताई करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे। ऐसे काम करवाएंगे जो जिससे आपकी जान को खतरा ना हो, है ना। तो ये केस में कहा गया आपका आर्टिकल 42 में लिखेंगे, लेकिन काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब होता है मैटरनिटी रिलीफ मिलता है आपको, जैसे कि अगर कोई स्त्री जैसे कि प्रेग्नेंट है तो उनके लिए क्या है थोड़ी प्रसूति सहायता दी जाती है सरकार की ओर से। जैसे कि अगर आप सरकार में काम कर रहे हो, पहले होता क्या था कि जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट हुई, ठीक है ना, और लास्ट में फिर जो उसके 2 या 3 महीने जो भी कुछ रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या है बहुत सारी प्राइवेट जो कंपनी होती थी ना, तो क्या कर देती थी, निकाल देती थी, है ना, क्योंकि उनका काम हो नहीं रहा, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इससे क्या है बहुत सारी जो महिलाएं थी भारत की, है ना, उनकी क्या है जॉब चली जाती थी इससे बहुत सारी, और फिर उसके बाद में कभी वो जॉब ज्वाइन ही नहीं कर पाते थे, फिर अब छूट गया, गैप हो गया, तो फिर उसके बाद क्या ही ज्वाइन करना, बहुत सारी वो चीजें हो जाती है। तो इसलिए क्या किया गया, ये फिर जो गवर्नमेंट में भी थोड़ी स्पेशल क्या है, जैसे छुट्टियां मिल जाती हैं, छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, है ना। तो ये मैटरनिटी रिलीफ किसमें दिया गया आपका आर्टिकल 42 में। तो इसको लिखो, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, लिख लिया हिंदी में, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता इंग्लिश में लिखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, क्या होगा, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, conditions of work and maternity relief, of work and maternity relief, maternity relief shall be provided। तो क्या मैटरनिटी रिलीफ आपको दिया जाएगा, मतलब कि मिलेगा,
है ना। और इससे आप क्या नहीं किया जा सकता, आप मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या जो भी मतलब कोई भी कंपनी हो वो फायर नहीं कर सकती है ना, अब केस हो जाता है सीधा, है ना। अब फायर नहीं कर सकते, छुट्टियां मिलती हैं 2 महीने 3 महीने जो भी उसका वो रहेगा एक टाइम पीरियड, ठीक है। हाँ 1 साल, हाँ 1 साल या जो भी कुछ टाइम पीरियड रहेगा, है ना। टाइम पीरियड तो कैसा है कि बदलते रहता है, मतलब कभी बढ़ा जाएगा कभी घट जाएगा, वो जो भी होगा ना, लेकिन मिलेगा। अगला लिखेंगे आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। निर्वाह मजदूरी और क्या है, कुटीर उद्योग मतलब कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ तो इसके बारे में लिखिए, हाँ इंग्लिश लिखिए, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, मतलब जो दिहाड़ी होती है ना उसी को बोलते हैं ना दिहाड़ी। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब जो गांव में क्या होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, क्या करेंगे हम, कुटीर उद्योगों की स्थापना करेंगे गांव गांव में, है ना। और जो कर्मचारी हैं उनको क्या देंगे, एक निर्वाह मजदूरी देंगे, मतलब कि दिहाड़ी। इसमें अगर हम बात करें किसमें उल्लेख है इसका, आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट लिखिए आप आर्टिकल 43 का सब क्लॉज है, तो कुटीर उद्योग हो गए। अब आर्टिकल 43 का सब क्लॉज ये क्या कहता है कि जो कुछ इंडस्ट्री है वहां पे किनकी भागीदारी हो, वहां पे जो लोग हैं ना उनकी भी भागीदारी हो, जिससे कि आप क्या है टेक्नोलॉजी पे इतने आश्रित ना हो कि सारा काम टेक्नोलॉजी से ही करवा रहे हो, लोगों की भी उसमें क्या है भागीदारी हुई। आर्टिकल 43 में लिखो, आर्टिकल 43 का सब क्लॉज है, राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में, राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा, कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। The state shall take steps to make employees, the state shall take steps to make employees partners, to make employees partners in the management of industrial institutions, in the management of industrial institutions। मतलब जो भी आपके औद्योगिक क्षेत्र है उसमें क्या है, लोगों की भी भागीदारी क्या है सुनिश्चित की जाएगी, है ना। ये कौन सा कहता है हमारा आर्टिकल 43 का सब क्लॉज ए। अगला देखो आर्टिकल 43 का सब क्लॉज बी, आर्टिकल 43 का सब क्लॉज बी। लिखिए, इसमें लिखेंगे सरकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, सरकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा, सरकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। हाँ लिखिए, the state shall promote autonomous formations, the state shall promote autonomous formation of cooperative societies, formation of cooperative societies
formation of cooperative societies and their professional management and their professional management जो व्यावसायिक प्रबंधन है ना, मतलब कोऑपरेटिव जो सोसाइटी उनको बढ़ावा देना राज्य की क्या है, जिम्मेदारी है। ये किसमें बताया गया आपका आर्टिकल 43 का सब क्लॉज बी में, है ना। चलिए अगले लिखिए आर्टिकल 44, इसमें स्टार लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगा लो 5 10 15 20 25 स्टार लगाओ इसमें। हाँ एक लगा ले 5 लगा ले बराबर ही है, एक लगाओगे तो एक बार पढ़ना है, 5 लगाओगे तो उसको 5 बार पढ़ना है। अब सोच लो कितने लगाने स्टार, है ना। इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक लगाया कि चलो हाँ एक बार पढ़ना है, क्या बोल रहा है भाई, 20-25 लगा लोगे, है ना। चलो ये सही में इंपोर्टेंट है, आप देखना जितने क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये इसमें से कुछ ही आर्टिकल जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। तो अगला देखो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, आर्टिकल कौन सा है 44? क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये किसमें हमारे आर्टिकल 44 में है ना, समान सिविल संहिता। आप लिखेंगे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर ऑल सिटीजन, मतलब जितने भी जो भी नागरिक हैं उनको क्या है, समान सिविल संहिता दी जाएगी, एक इसमें आर्टिकल 44 में। और एक आर्टिकल और देखा था हमने, क्या 39 का सब क्लॉज डी, वो क्या कह रहा था, समान कार्य के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, ये था। आर्टिकल 40 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब कि पंचायतों का गठन किसमें, 40 में, है ना। उसके बाद अगर आपका इंपोर्टेंट है तो कौन सा, 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस 3 वर्ड याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें आपका, आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 लिखने से पहले थोड़ा सा एक मुझे बताइए कि हमने एजुकेशन में क्या सुधार किया था। एजुकेशन और एज के लिए वो कर दिया था 3 to 80 हो गया 2020। हाँ वो हो गया था, लेकिन हमने मतलब कि अगर हम बात करें अभी जो है हम आर्टिकल 45 पढ़ेंगे, वो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देना राज्य का क्या है, फ्री है, और मतलब कि शिक्षा अनिवार्य है ना, राज्य का कर्तव्य है। चलिए 0 से 6 आर्टिकल 45 में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 45 से पहले हमने एक और देखा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई। ये हमने कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे थे उनको क्या है, निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई, है ना। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 19 कब, 2002 द्वारा इसको क्या है, जोड़ा गया था। कब, 2002 में क्या है, 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। और ये किसमें जोड़ा हमने, ये जोड़ा आपने फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में कहां पे, आर्टिकल 21 के काम है, आर्टिकल 21 के काम है। अभी देखो हम आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 के बारे में लिखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आप लिखिए प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी, provision of free and compulsory education for children, free and compulsory education for children, free and compulsory education for children,
below the age of 6 years, below the age of 6 years, below the age of 6 years, ठीक है, मतलब 6 वर्ष से कम बच्चों, 6 वर्ष जिनकी आयु, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है उनके लिए क्या है, मतलब कि राज्य क्या है, शिक्षा देगा, जिसके लिए क्या होती है, ऐसा तो थोड़ी होता है कि नहीं पैदा हुआ अगले दिन स्कूल भेज दो, 2 साल बाद 3 साल बाद बेचारा जाएगा बच्चा, कहाँ पे जाता है, आंगनबाड़ी, सुना है ना, आंगनबाड़ी में जाता है, बैठना सीखने बैठना मतलब बैठना सीखता है, सीखता क्या, खाने पीने जाते हैं आजकल, है ना, इसलिए क्या चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, कौन सी, मिड डे मील, है ना। मिड डे मील में पहले क्या हो रहा था, ये बहुत बड़ा, मतलब कि ये मान लो कि इसने पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। पहले एक्चुअली हो क्या रहा था, बच्चे पहले जाते नहीं थे, है ना, बच्चे पहले स्कूल ही नहीं जाते थे, सरकार ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कहा कि नहीं कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्या है, स्टूडेंट आए, जैसे अगर कहीं पे एडमिशन है 100 बच्चों का, 100 में से मुश्किल 5 या 10 बच्चे जाते थे, है ना, और क्योंकि पहले तो पेरेंट्स भी पढ़ने नहीं देते थे, क्या ही करना है पढ़ के, आराम से अपना काम करो फिर, ठीक है, पहले ऐसा होता था कि सरकारी नौकरी मिलती थी और घर वाले छुड़वा देते, कोई मतलब नहीं, बच्चा हमारा दूर रहेगा, है ना। अब ढूंढने से नहीं मिल रही, अब तुम कितनी मेहनत कर लो, है ना, अब पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़ोगे तब मुश्किल से आपको एक नौकरी मिलती है ना। अब होता क्या था, पहले स्टूडेंट ही नहीं आते थे, अब स्टूडेंट नहीं आते थे तो ये बड़ा समस्या है ना, सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, ऐसे तो फिर लोग अपने आप एजुकेट ही नहीं होंगे, तो फिर क्या किया, फिर उन्होंने एक योजना चलाई, मिड डे मील। अब जो बच्चों के साथ साथ अब माता पिता भी आते थे, है ना, बच्चों के साथ साथ माता पिता भी आते थे, अब जो 100 बच्चे होते थे, 100 में से पता चल रहा 90, 95, 100 बच्चे पहुंच रहे हैं, तो मिड डे मील ने इतना बड़ा पूरा क्या गेम ही चेंज कर दिया था एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये सही भी हुआ, इतने सारे बच्चे एटलीस्ट चलो खाने के उसमें लेकिन जा तो रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, भले ही उनका कोई भी लालच हो, अब वो थोड़ी ना अपने करियर को जानते हैं, अगर जब आपकी एज कम रही होगी ना तो आपको मन भी मतलब कि होमवर्क करते करते ये होगा कि छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, है ना, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या ही रखा है, लेकिन आज जहाँ पे आप हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, पढ़ाई हमारा करियर डिसाइड करती है, बहुत सारी चीजें हमारे डिसाइड करती है, तभी तो एक व्यक्ति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच पाए हैं, तो एजुकेशन इंपोर्टेंट है, इसलिए सरकार अलग अलग क्या चलाती है, योजना चलाती है। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल कौन सा लिखा है आपने, 45, अगला लिखो आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या है कि आर्टिकल 46 से इतना कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी वर्ग है उनके उत्थान के लिए क्या है, सरकार योजनाएं चलाए और उनको बराबर लाए, तो लिखो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि तथा अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि हेतु प्रयास करना, वृद्धि हेतु प्रयास करना, लिखेंगे टू प्रमोट, लिखिए टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, to promote the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes, scheduled caste and scheduled tribes, scheduled caste and scheduled tribes, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए क्या इकोनॉमिक और जो करना है तो बराबर लाना और उनकी वृद्धि करवाना, किसमें, आर्टिकल 46। अगला लिखिए आर्टिकल 47। अब 47 क्या है कि देखो 47 ये बताता है कि आपका पोषण स्तर में भी सुधार करना है, सरकार का ये काम होता है कि आपको जो है ना अच्छा सा पोषण स्तर मिले, मतलब कि आपका जो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि उनको पोषण अच्छे से नहीं मिलता, जैसे एजुकेशन में अच्छा पोषण ही नहीं मिलता है ना, मील ही अच्छा नहीं मिल रहा है उनको, तो उनकी पूर्ति ही नहीं हो रही, क्या है, मील अच्छा नहीं मिल रहा है, मील अच्छा नहीं मिलता तो उनकी क्या है, स्थिति ठीक नहीं होती, मतलब फिजिकली वो फिट नहीं होते, तो पोषण स्तर की बात की जाती है किसमें, आर्टिकल 47 में, तो
दिया आर्टिकल 47। लेकिन पोषण स्तर और जीवन स्तर, पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा हानिकारक और नशीले पदार्थों का उपभोग, हानिकारक और नशीले पदार्थों का उपभोग पर प्रतिबंध लगाना, नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and public health and prohibit the consumption of harmful intoxicating substances, इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 47 हमसे क्या कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करे, हमारे जो न्यूट्रिशन है उसको सही करे, मतलब पोषण स्तर में सुधार करे और जो नशीले पदार्थ हैं उनको क्या करे, बैन करे। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कि मान के चलिए अलग अलग जगह पे एक कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप केस कर दोगे कल को, कर्तव्य है। जैसे बिहार में शराब बंद है तो ये हमारा आर्टिकल 47 का पार्ट हो गया, जैसे गुजरात में भी बंद है ना, ऐसे कोई भी राज्य उन्होंने कर दिया है, जैसे हमारा राज्य चाहे तो हमारा भी कर सकता है ना, कर सकता है किसमें, 47 में। और आपको जो न्यूट्रिशन है उसमें भी क्या करेंगे, सुधार कर सकते हैं, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है ना। चलिए।